नमस्कार साथियों, भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 9 के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम अपवाह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ड्रेनेज बोलते हैं इंग्लिश में। और साथ में बात की जाए तो यह जो चैप्टर एनसीईआरटी का भूगोल का, यह किसके लिए महत्वपूर्ण, तो पीआरटी भूगोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 8 सोशल साइंस कैटेगरी में जिनका भूगोल है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को आज हमने अपलोड भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। साथ में 9-10 की अगर बात की जाए तो 9-10 में जो भूगोल विषय जिनका है उनके लिए भी यह कक्षाएँ महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए जो है समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। और आपसे जो है आपको एक सलाह है कि जब भी ये क्लासेस करिए तब आप अपने पास जो है एनसीईआरटी की बुक साथ में रखिए। इससे आप जो है जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं परीक्षा दृष्टि से, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और आराम से आपके पास एक खुद का नोट्स भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, या फिर इसके अलावा आप अपने पास जो है नोट्स भी बनाते चलिए जैसे आपको सही लगे। तो आगे बढ़ते हैं, और जो अपवाह होता है उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। और ड्रेनेज की बात की जाए तो ये भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं कि क्या होता है। तो अपवाह जो होता है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपवाह ड्रेनेज क्या होता है, तो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। और अगर बात करें हम ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। और ड्रेनेज बेसिन के अंतर्गत या नदी, इसके अपवाह द्रोणी किसको कहते हैं, तो नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है तो उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपको जल विभाजक के बारे में बताया गया है। तो जल विभाजक का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। जल विभाजक जनरली जो है ये पर्वतों के फॉर्म में होते हैं, पठार भी हो सकता है। और अगर हम भारत में उदाहरण देखें तो जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट जो है जल विभाजक के उदाहरण है। और उत्तर में अगर देखें तो हम हिमालय जो है जल विभाजक के उदाहरण है। और इनसे क्या होता है, तो जल जो है बट जाता है, जल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में या दिशा में ही बहता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जल विभाजक है, तो इस जल विभाजक के पूर्व में आप देख पा रहे हैं तो नदी जो है इधर की तरफ जा रही है, और जल विभाजक के पश्चिम में है तो नदी इधर जा रही है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। और पश्चिमी घाट जो है जल विभाजक का उदाहरण है। इसके अलावा जो है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो है ये भी आपका जो है जल विभाजक का उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो अमरकंटक पठार है, अमरकंटक पठार है जिसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे, तो अमरकंटक पठार भी जो है जल विभाजक का उदाहरण है। और जल विभाजक से रिलेटेड प्रश्न पीआरटी में भी पूछा गया था। और यहाँ पे जो है डिफिनीशन भी दिया गया है कि पर्वत या उच्च भूमि, पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, जिसको वाटर डिवाइड बोला जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन है, तो अमेजन नदी की है। और अमेजन नदी के बारे में हमने वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस में पढ़ा था। तो जिनको जियोग्राफी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो आप जो 7 कक्षाओं की जो है मानचित्र की कक्षाओं को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे जो है भूगोल एनसीईआरटी विश्व भूगोल मानचित्र के नाम से जो है चैनल प्लेलिस्ट में होगा, और यहाँ पे कमेंट में आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप देख लीजिएगा। और वहाँ पे हमने जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जितने भी महाद्वीप है सबके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों का हमने डिस्कशन किया है। और अगर बात की जाए भारत की, जो भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो भारत में जो है ड्रेनेज बेसिन किसका सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी का जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ा है। तो ये परीक्षा दृष्टि से याद रखिएगा। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में गंगा का जो है 8,60,000 किलोमीटर, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में अपवाह तंत्र की बात करते हैं। और भारत में अगर हम देखेंगे तो जो है ये मुख्यतः जो भारत में अपवाह तंत्र है इसका जो नियंत्रण है मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। और इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो हिमालय की नदियाँ हो गई और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। और हिमालयन नदियों की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र हो गया। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो गोदावरी नदी हो गई, जो है कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है महानदी, ये सब नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। तो आइए समझते हैं हम डिटेल में। और अगर हम बात करें तो जो भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, तो ये सभी को पता है।
अब जो आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, और ध्यान रखिए आप लोग, जहाँ जहाँ मैं बोलूँ कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वहाँ पे आप उसको जो है सीरियसली उसको देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा जैसे आपको सही लगे। तो हिमालय की अधिकतर नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये 12 मासी नदियाँ होती हैं। तो पेरिनियल रिवर्स होती हैं हिमालय की अधिकतर नदियाँ, और इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कारण भी आपको बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी क्यों होती हैं। तो इन्हें वर्ष भर पानी रहता है और इन्हें वर्षा के अतिरिक्त जो है ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और जबकि ऐसा जो है, क्योंकि हिम द्वारा जल जो है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ उनको नहीं प्राप्त हो पाता है, तो इस वजह से जो है फ़र्क आप देख सकते हैं दोनों प्रकार के जो नदियाँ हैं। और फिर बात करें हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। तो हिमालय की जो 2 मुख्य नदियाँ हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, वो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया। गार्ज को जो है महाखड्ड बोला जाता है, महाखड्ड, और तो आपको गॉर्ज भी दिया जा सकता है। तो इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गॉर्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं। और यहाँ पे जो है हम पहले गॉर्ज को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो गॉर्ज जो है क्या होता है, जब जो नदी जो है, दोनों नदी जो है पर्वतों को काट के जो है बीच से जब बहने लगती है तो इसको हम गॉर्ज बोलते हैं। और दोनों तरफ नदी के जो है, गॉर्ज के दोनों तरफ जो है बहुत ही शार्प या जो है मतलब कह सकते बहुत ही शार्प जो यहाँ पे चट्टानें होती हैं, कारण यही होता है। और ये गॉर्ज का है। और अगर हम गॉर्ज की बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सिंधु गॉर्ज, अगर इसकी बात करें तो जो है दिहांग गॉर्ज, और दिहांग गॉर्ज का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सिपकिला गॉर्ज, जो कि सिपकिला गॉर्ज जो है ये किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो ये सतलुज नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि सिपकिला गॉर्ज का निर्माण जो है सतलुज नदी के द्वारा किया जाता है, जब ये हिमाचल प्रदेश में जो है इंटर करती है सतलुज नदी। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो हिमालय नदियाँ होती हैं ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं, यानी तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं, शार्प इरोजनल एक्टिविटी करती हैं, और तथा साथ में भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, घोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य विक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। तो ये सब जो है हिमालय नदियों के जो है यहाँ पे विशेषताएँ बताई गई हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो है भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। और आपको जो ध्यान रखना है कि मध्य एवं निचले भागों में जो हिमालय नदियाँ हैं वो मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प बनाती हैं। विसर्प को हम मिएंडर बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नदी का डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नदी का बहने का जो तरीका है, जब ऐसे ऐसे होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और गोखुर झील क्या होता है, तो गोखुर झील जो है ऑक्सबो लेक को बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि जब कई बार नदी जो है जब बहुत ज़्यादा विसर्पण करती है, जैसे ये मान लीजिए विसर्पण कर रही है, फिर कई बार क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये वाला आपस में बहुत क्लोज आ जाता है, जुड़ जाता है और ये अलग हो जाता है, और यहाँ पे पानी भर जाता है। तो यहाँ पानी भरने के कारण जो है ये क्या हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है, और फिर नदी अपना रास्ता बदल लेती है, ऐसे करके जो है फिर ऐसे करके ऐसे हो जाता है, और ये जो पार्ट है ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गोखुर झील का निर्माण हुआ है। ये कभी ये वाला पार्ट जो कभी इसमें मतलब रहा होगा, और इसलिए पहले इसका जो नदी का बहने का तंत्र रहा होगा ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन बाद में वो बदल गया। और अगर हम भारत में बात करें तो गोखुर झील का उदाहरण देख लीजिए। ऑक्सबो लेक का उदाहरण आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। तो एक तो कंवर झील ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण। कंवर झील की विशेषता क्या है, ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में बेगूसराय ज़िले में स्थित है। ये स्पेशल में आ जाएगा आपका। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, बूलर झील का। बूलर झील के बारे में आप जानते हैं कि बूलर झील जो है ये भारत की जो है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह जो है अगर एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ताज़े पानी की एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है बूलर झील के बारे में, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है इसके अलावा जो हिमालय नदियाँ होती हैं ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा का आपने सभी जानते होंगे, तो सुंदरबन डेल्टा हो गया, ये सब जो है पूर्ण विकसित डेल्टाएँ हैं।
और फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया गया है। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, यानी उसमें जब बारिश होता है तो ज़्यादा पानी होता है, जब बारिश नहीं होता तो वहाँ पे पानी कम होता है और उनका प्रवाह जो वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। सिंपल सी बात है, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई और कम तथा छिछली हैं। फिर है कि इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स केंद्रीय उच्च भूमि से तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है, अब चूँकि समय नहीं है कि हम आपसे प्रश्न पूछें फिर आप उसका जवाब दें, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो है वो दो नदियाँ कौन सी हैं जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो वो दो नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी से बहते हुए कहाँ जाती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों के बारे में हम यहाँ डिटेल में समझते हैं। फिर हिमालय की नदियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा ही जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के महान मैदान का निर्माण किया गया है। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के महान मैदान का निर्माण किया गया है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा। नदी तंत्र का मतलब होता है कि नदी के अलावा उसकी जो सहायक नदियाँ उसको मिला के जो पूरा क्षेत्र है उसको हम नदी तंत्र बोलते हैं। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को का जो है ये सब मिला के जो है भारत के महान मैदानों का निर्माण किया गया है। और ये नदियाँ, हिमालय की नदियों की विशेषताएँ यहाँ पर बताई गई कि लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको क्लियर भी हो गया होगा, पीछे भी हमने आपको बता दिया है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। फिर अगर बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र में क्या आ जाएगा? तो सिंधु नदी आ जाएगी, साथ में उसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी। अब सिंधु नदी के बारे में हम समझते हैं और यहाँ पर जो है नदी की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आप पहले इनको समझ लेते हैं कि जो है यहाँ पे जो हिमालय नदियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि नदी का स्रोत है सबसे बहुत ऊंचाई से, फिर वहाँ से बहते आती हैं, ठीक है। और ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बी शेप वैली, इसको हम बी शेप वैली बोलते हैं, बी शेप घाटी बोलते हैं। तो बी शेप घाटी बनाती हैं हिमालय के ऊपरी भाग में। जब नदियाँ बहते हो जाती हैं तो क्या निर्माण करती हैं? बी शेप घाटी का निर्माण करती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी शेप बना हुआ है, तो आपको बी शेप घाटी क्लियर हो गया होगा। फिर ऊपरी भाग में, फिर जब हम मध्य भाग में पहुँचते हैं तो नदियों का जो एक स्पीड है वो ऊपर की अवस्था में कम हो जाता है और यहाँ पर जो है इसका यूथफुल स्टेज बोला जाता है, युवा अवस्था बोला जाता है नदी का। और फिर आगे चल के जो है नदी का जो है जब मैदानों में पहुंचती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो होने के कारण विसर्पण स्टार्ट हो जाता है। नदी पहले ऐसे ऐसे आ रही थी, अब जो है ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसी को हम विसर्पण बोलते हैं। आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। और फिर विसर्पण के वजह से जो है क्या होता है, जो है गोखुर झील का निर्माण होता है, ऑक्सबोल लेक का निर्माण होता है। गोखुर झील को चाप झील भी बोला गया है, परीक्षा में जब आया था तो चाप झील लेकर पूछा गया था आपसे। और जो निचला भाग होता है फिर यहाँ पे जो इसका डेल्टा का निर्माण होता है। तो नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं और ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पे आते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो मानसरोवर झील के निकट जो है तिब्बत में है। और मानसरोवर झील तिब्बत के जो है भाग में स्थित है, ये हमने कल देखा था। और साथ में जो है सिंधु नदी का उद्गम हो गया आपका मानसरोवर झील। याद रखना आपको, पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में यह एक बहुत बड़ी सुंदर दर्शनीय गौज का निर्माण करती है। और उस गौज को या महाखड्ड को क्या बोलते हैं? तो सिंधु गौज बोलते हैं। यानी पहाड़ों को जो है काट के जो है बीच से बहती है, दोनों तरफ पहाड़ हो गए। और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, आपको सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जास्कर, नुब्रा और श्योक तथा हुंजा इस नदी में आकर मिलती है। तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा जो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिंधु की जो नदी मतलब यहाँ पे जो आपको सहायक नदियाँ बताई गई हैं, तो यहाँ पे जो नुब्रा है, नुब्रा जो है सिंधु की जो है डायरेक्ट सहायक नदी नहीं है। नुब्रा जो है सहायक नदी है श्योक की। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो नुब्रा जो है सहायक नदी है श्योक की। नुब्रा श्योक में मिलती है और श्योक मिलती है सिंधु में। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चूंकि यहाँ पे दिया गया है, तो अब यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी में, तो इसको सही ही मानेगा। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप जो है सहायक नदियों में मान लीजिएगा
कि इनडायरेक्टली जो है सहायक नदी बन गई। जबकि जो है आप यहाँ पे ध्यान रखें, नुब्रा डायरेक्ट जो है इंडस में नहीं मिलती है, क्योंकि नुब्रा श्योक में मिलती है और श्योक इंडस में मिलती है। तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजान जो है सहायक नदियाँ हो गई सिंधु नदी तंत्र की। ये याद रखना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है जो आपको याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कई बार, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये स्थान आप याद रखिएगा कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जो नदियाँ हैं पहले आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद जब एक नदी हो जाती है तब जाके फाइनली जो है सिंधु नदी में कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर। ये पूछा गया है तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और उसके बाद फिर अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ मिलती है जाके, तो अरब सागर में मिलती है। और फिर सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और जो सिंधु नदी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग यानी लगभग 35% कह लीजिए, तो ये जो भाग है भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में स्थित है। बाकी शेष भाग लगभग 65% कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। और 2900 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की जो है लंबाई है। तो ये भी आपको याद रखना, परीक्षा में प्रश्न दे सकता है। तो 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई आपको ध्यान रखना है। फिर है सिंधु जल समझौता, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी जल समझौता जो है ये संधि के अनुच्छेदों 1960, और सिंधु जल समझौता कब हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी तो 1960 में हुआ था। और इसको जो किसकी मदद से कराया गया था, तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मदद से यहाँ पे कराया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने इसमें जो है सहयोग किया था। और अगर बात किया जाए तो इस जो है सिंधु जल समझौते के अनुसार, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार 1960 के अनुसार, ये 1960 वर्ष याद रखिएगा, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। तो केवल कितना भारत इस्तेमाल कर सकता है, 20%, यानी 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत की बात है, बाकी पाकिस्तान में क्या किया जाता है हमें क्या जानना। फिर आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण, और गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना आपको। और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों निर्माण करती है मिलकर किसका, तो गंगा नदी का। और अलकनंदा कहाँ निकलती है, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में से जो है इससे मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है और अलकनंदा देवप्रयाग में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो आप ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ जो है गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो गंगा जो है पहाड़ से मैदानी भाग में हरिद्वार के पास में प्रवेश करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हिमालय की जो है क्या नाम है, गंगा की सहायक नदियों के बारे में समझते हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सहायक नदियाँ हैं गंगा की जो कि हिमालय से निकलती हैं, या हिमालयी जो है सहायक नदियाँ गंगा की कौन सी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये 4 नाम याद रखिएगा। कोसी इसलिए याद रखिएगा क्योंकि कोसी जो है बिहार में मुख्यतः बहती है और कोसी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी ये क्या है, तो ये नदियाँ हैं। और एक खास बात क्या है, सहायक नदियाँ हैं, और उसमें भी खास बात क्या है कि हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ हैं गंगा की। फिर यमुना नदी जो है हिमालय में यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यमुनोत्री हिमालय नाम ना दिया रहे तो यमुनोत्री हिमानी, यमुनोत्री ग्लेशियर अगर ना दिया रहे तो बंदरपुंछ दिया रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा बंदरपुंछ। तो बंदरपुंछ जो भी है परीक्षा में पूछा गया है, तो यमुनोत्री हिमानी ना दिया रहेगा तो बंदरपुंछ दिया रहेगा। फिर यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो आप सभी को पता है कि यमुना नदी जो है कहाँ मिलती है, तो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जहाँ पे इसका संगम भी है। फिर है घाघरा, गंडक, कोसी, तीनों याद रखिए। घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से, यानी हिमालय का वह भाग जो नेपाल में स्थित है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। और फिर बात किया जाए तो इन तीनों नदियों में जो है घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। और फिर आगे बात करें तो जो है ये जो नदियाँ होती हैं, इन नदियों के कारण उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आती है। जो हमने तीनों नदियों के बारे में देखा, कौन कौन सी, तो घाघरा, गंडक और कोसी के बारे में। और कोसी को जो है आपको पता है कि किसका दुख कहा जाता है, तो सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कारण ये कि हर साल ये अपना स्थान बदलती रहती है।
इस वजह से बाढ़ लेके आती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वो नदियाँ जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि को बना देती हैं। और जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो जो है जलोढ़ मृदा का, नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता रहता है। तो इसलिए जो है ये उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। और अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ जो है, ये भी आप ध्यान रखना है। और एक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली जो है गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? चंबल है, बेतवा है, सोन है। चंबल, बेतवा, सोन याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है बात करें तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। जो चंबल, बेतवा, सेन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम, इसमें पानी की मात्रा कम। ये सब नहीं पूछेगा, बस आपसे 3 नाम पूछेगा कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा और सोन। फिर है बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में। तो बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ, जिसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। यानी जो नदी, अब जैसे गंगा नदी ये बह रही है, तो गंगा नदी से जो लेफ्ट साइड ये हो गया, तो लेफ्ट साइड से जो नदियाँ के नदियाँ सहायक नदियाँ मिल रही हैं, तो उसको हम बाएं किनारे की सहायक नदियाँ बोलते हैं। जो इसके दाएं साइड से यानी इधर से, यानी कौन कौन सी हो गई? तो ये जो है हमने चंबल, बेतवा, सोन देखा, तो चंबल, बेतवा, सोन जो है इसके दाहिने तरफ से आती हैं, तो इनको जो हम दाएँ किनारे की सहायक नदियाँ कहते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में बहती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम का बैराज है और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक बहती है और फरक्का जो पॉइंट है वो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गंगा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो फरक्का है। और फिर बात करें तो यहाँ से जो गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, या गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। और यहाँ से नदी, गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली। जो इसका वितरिका है, वितरिका का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। और अब जैसे गंगा नदी है ऊंचाई पर है, फिर यहाँ से क्या होती है? 2 भाग में वितरित हो जाती है। एक नदी भाग इधर चली गई गंगा के नाम से, और एक इसकी हुगली। यानी जब मुख्य नदी का जो है एक धारा उससे अलग हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं, हुगली। और ये आप ध्यान रखिएगा, भागीरथी हुगली या सिंपली हुगली। और हुगली नदी जो है इसकी वितरिका है, और ये किधर बहती है? तो दक्षिण की तरफ। ये देख पा रहे हैं आप, इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ बहती है। और साथ में बात करें तो डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो डेल्टा से के मैदान से होते ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो कोलकाता शहर बसा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है हम बात करते हैं आगे की। तो मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य धारा है, जैसे यहाँ पे बैराज हो गया, फरक्का बैराज हो गया, यहाँ से जो है हुगली नदी अलग हो गई वितरिका के रूप में, और यहाँ जो गंगा नदी बहती है, और फिर गंगा नदी जो है दक्षिण में चली जाती है और दक्षिण में होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, और यहाँ पे इससे ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है समुद्र में विलीन हो जाती है, और किस नाम से जानी जाती है? ध्यान आप रखना है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी कि ये गंगा हो गई और इधर से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलने के बाद जो है किस नाम से जो है इनका जो डेल्टा बनता है कह लीजिए, तो ये डेल्टा ये जो बनाती है, तो जो नदी होती है मेघना। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली या बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली, यानी गंगा का भी जल है इसमें, ब्रह्मपुत्र का भी जल है, और ये कहाँ मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुंदरवन क्षेत्र भी यहाँ पे पाया जाता है। और सुंदरवन जो डेल्टा है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम मैप पे जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। आज ही हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पूछा गया था, आपने देखा होगा। तो आप NCERT अगर BPSC TRE टीचर का एग्ज़ाम निकालना चाहते तो आपको जो है हर हालत में जो है NCERT पे कमांड करना पड़ेगा। और इसलिए मैं जो है थोड़ा समय लेकर अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाए साथ में। तो सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पर पाए जाने सुंदरी पादप से, तो सुंदरी वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज़। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा, यानी सबसे तेज़ी से बढ़ भी रहा है। और चूँकि नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता रहता है, तो बढ़ता रहता है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाती है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। फिर गंगा की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है, और कुल देखो तो 25-25 याद कर सकते हैं आराम से, 25-25 जो है गंगा की लंबाई हो गई कुल।
और अगर इसके बाद देखा जाए तो यह भी प्रश्न पूछा गया, अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी। तो अम्बाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक पर स्थित है। तो जल विभाजक हमने देखा कि जो है पहाड़ जल विभाजक होता है, जिसके एक तरफ जो है नदी एक दिशा में बह रही होती है, उसके दूसरी तरफ नदी दूसरी दिशा में बह रही होती है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और जल विभाजक एक ऊंचाई पे होता है, तो अगर उस ऊंचाई की बात की जाए तो सिंधु और गंगा नदी को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो बीच में पहाड़ पड़ता है, जल विभाजक पड़ता है, तो वहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? अम्बाला नगर। तो आपको याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। फिर है अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई जो 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर। दूसरे शब्दों में, और बाकी जो है ये सब नहीं ध्यान रखना है। इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विसर्प को हम मियंडर बोलते हैं, और मियंडर मैंने अभी आपको समझाया है, जब नदी ऐसे ऐसे बहती है और जब नदी ऐसे ऐसे बहने लगती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्पण बोलते हैं, यानी सांप की तरह जो है चल रही है, ऐसे समझ लीजिए। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझने से पहले हम आइए गंगा नदी तंत्र को जो है मैप में समझ लेते हैं, ताकि हमको समझने में आसानी रहे। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में जो है गंगा नदी यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो धाराएं यहाँ पे आके मिली हैं, कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे आके मिली हैं गंगा नदी से। और फिर अगर बात करें तो गंगा नदी जो है ये यहाँ पे बहते हुए, फिर ये बहते हुए, और यहाँ पे जो है ये बांग्लादेश में आ गई, और यहाँ से जो है, और यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, और यहाँ से जो है फिर आपका आगे चल के जो है जब ये पहुँचेगी तो इसका जो है मेघना नदी कहलाएगी, मेघना नदी। और आइए हम जो है यहाँ पे जो हमने प्रायद्वीपीय जो सहायक नदियाँ हैं, तो प्रायद्वीपीय सहायक नदी कौन सी हमने पढ़ी है? तो चंबल, बेतवा और सोन नदी। तो आपको समझ में आ गया है, चंबल, बेतवा, सोन नदी सहायक प्रायद्वीपीय सहायक नदी भी हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, और साथ में जो है ये दक्षिण से निकलने वाली या दाहिने जो है छोर की जो है ये सहायक नदियाँ हैं। और अगर हम बात करें शारदा नदी की, घाघरा नदी की, गंडक की, कोसी की, तो ये जो है क्या है? तो ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो बाएं हाथ की जो है या बाएं तरफ की जो है ये सहायक नदियाँ हो जाएंगी गंगा की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो सबसे पूरब में कोसी नदी के बाद भी यहाँ पे जो है एक नदी निकलती है जो गंगा में मिलती है, तो सबसे पूर्व में गंगा की सहायक नदी, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना अगर आपको जानकारी है तो, और नहीं भी है तो आप गूगल करके बता सकते हैं। जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तब तो आपको पता नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये आप देख पा रहे हैं ये जो क्षेत्र पूरा, ये पूरा जो है सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है ये हुगली नदी हो गई, और हुगली नदी पे जो कौन स्थित है? तो कोलकाता शहर स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले हम यहीं से डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो मानसरोवर के पास से ही निकलती है, और एक साइड आपने यहाँ पे देखा था इंडस के बारे में, अभी आइए देख लेते हैं, पहले हमने पढ़ा है अभी, तो इंडस के बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडस जो है मानसरोवर के पास में, ये मानसरोवर झील हो गया, मानसरोवर झील के पास में जो है ये इंडस नदी निकली। फिर इंडस नदी जो है ये, और अगर बात करें तो इंडस नदी, और यहाँ से बहते हुए सिंधु नदी, और ये फिर आपका सिंधु नदी, और ये जो है यहाँ पे जो नदियाँ आके यहाँ पे मिल गई, तो कहाँ पे मिलती है? तो मिठानकोट भी हमने देखा था। और इनकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो झेलम नदी देख रहे हैं, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब हो गई। ब्यास नदी हो गई, और ब्यास जो है फिर यहाँ आके मिल गई। फिर बूलर झील आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो बूलर झील के बारे में भी हमने पढ़ा है। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो झांसकर जो है, झांसकर यहाँ पे मिल जाएंगी, और साथ में जो है श्योक नदी आ जाएंगी, और श्योक में नुब्रा मिल जाएंगी। तो ये सब नदी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर आते हैं जो है यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को समझ लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सोर्स भी जो है मानसरोवर झील के पास में पाया जाता है, एक तरफ दूसरे तरफ से। तो इसके पश्चिम से जो निकलती है सिंधु नदी, तो इसके पूरब से निकलती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के। और जब भारत में यहाँ से इंटर करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है, और ये दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पे दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। और दिहांग गॉर्ज का मतलब क्या है? कि दिहांग गॉर्ज का मतलब है कि सिंधु नदी यहाँ पे जो है हिमालय को काटते हुए जो है, हिमालय के जो है दो चट्टानों के बीच से बहते हुए यहाँ पे
गॉर्ज का निर्माण करते हुए भारत में इंटर कर रही है। और फिर चूंकि इसको दिहांग यहाँ पे बोला जा रहा है तो इसलिए इसको दिहांग गॉर्ज बोला जाता है। और बनाती कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर दिहांग गॉर्ज है। फिर यहाँ पे आप नीचे जब ये असम में पहुँचती है, ऊपर हिमाचल में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये असम में प्रवेश करती है, तो जैसे असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो आप देख पा रहे हैं। और लोहित इसकी आप देख पा रहे हैं कौन सी नदी है? तो सहायक नदी है। और अगर हम बात करें तो ये फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ते हुए फिर ये जो है बांग्लादेश में आ जाती है। और यहाँ पे जो है ये मजौली द्वीप का भी निर्माण करती है, तो माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप क्या है? तो ये जो है नदी द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किसी नदी द्वारा बनाया गया है। तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे विश्व का। आगे और आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में तथा सिंधु तथा सतलुज स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है, हमने देख लिया इसको। और इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, ये भी हमने देख लिया। सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। या हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, तो ये भी हमने देख लिया है। और नामचा बरवा शिखर ध्यान रखिएगा के पास पहुँच कर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर, यानी ये नामचा बरवा ये मान लीजिए नामचा बरवा, फिर यहाँ से यू टर्न, तो इसी को हम सिंधु गाज बोलते हैं। तो ये यू टर्न जो लिया है तो इसी की बात कर रहा है, मोड़ बना लेती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है गॉर्ज के माध्यम से। और गॉर्ज आपको मैंने बता दिया है कि जब नदी जो है चट्टान को काटते हुए बीच से रास्ता बनाते हुए निकलती है, और इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए जो है इस गॉर्ज को जो है दिहांग गॉर्ज भी कहते हैं। और दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को आपको ध्यान रखना कौन कौन सी? दिबांग, लोहित ध्यान रखना और केनुला ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा और सारी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे मानस नदी है, ये भी जो है सहायक नदी है। और इसके अलावा जो है असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में किसको? ब्रह्मपुत्र को। और तिब्बत में सांगपो हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे जो है जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे परीक्षा में पूछा गया था, आइए देखते हैं फिर से। और एनसीईआरटी आपको बार बार याद कराता है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बस यहीं से पूछा गया है। तो असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो आपको नाम याद आ गया हो गया। हमने आपको आज की क्लास में जो प्रश्न कराए थे उसमें भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहे माजुली द्वीप। और ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप भी है, तो इसकी खासियत भी है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है तथा बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। इसके कारण इस नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक मेन वाटर डिवाइड का काम कौन करता है? तो पश्चिमी घाट करता है। और पश्चिमी घाट के पूर्व में जो नदियाँ बहती हैं वो कहाँ जाती हैं? तो वो जाती हैं आपका बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिमी घाट, ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है तो इसके जो पूर्व में नदी बह रही है तो जाती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, और जो इसके पश्चिम में बहती है तो जाती है अरब सागर की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो आप पश्चिमी तट पे हमने इसका डायग्राम भी देखा था तो कल की कक्षा में, और बाकी अभी फिर से देख लेंगे हम। तो प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ है, और प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदी कौन सी? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। तो पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और तापी। और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का मतलब होता है ईश्वरी, ESTUARY। और ईश्वरी का मतलब, ज्वार नदमुख का मतलब होता है कि जब जो डेल्टा होता है, तो जो डेल्टा होता है वो समुद्र तल से ऊपर बनता है, और जब समुद्र के अंदर जब निक्षेपण जो नदी होती है अंत में जब समुद्र में मिलती है और अपना निक्षेपण जो है समुद्र के पानी में करती है, यानी समुद्र तल से या समुद्र
का जो जल है उसके अंदर करती है तो हम उसको ज्वार नद मुख बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब पानी के अंदर जब नदियाँ निक्षेपण कर देती हैं फाइनली समुद्र में मिलने के बाद, तो उसको हम ज्वार नद मुख बोलते हैं। और वही जो डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए समुंदर है तो डेल्टा समुंदर है, और उससे पहले का जो क्षेत्र रहता है इस पर साल दर साल जो है यहाँ पे काफ़ी सारा जो निक्षेपण हो जाता है, ये भाग उठ जाता है काफ़ी, और इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। और इस वजह से यहाँ पे लोग रहने वहने भी लगते हैं, और इनको जो है समुद्र तल से कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता, चूँकि हज़ारों साल का जो है प्रक्रिया के बाद इनका निर्माण होता है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो डेल्टा भाग होता है नदी का, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, तो ये भी हमने देखा है। नर्मदा द्रोणी के बारे में आइए समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है नर्मदा द्रोणी। तो नर्मदा बेसिन की बात करें तो नर्मदा का उद्गम स्थल ये इस बार 15 मार्च वाले पेपर में आपने देखा होगा, पीआरटी में पूछा गया था। तो नर्मदा का उद्गम कहाँ पे हुआ, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट में। तो अमरकंटक पहाड़ी के निकट में जो है नर्मदा का उद्गम स्थल है। या पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है, भी हमने आपको बताया है। और आपको ध्यान रखना कि जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गौज से बहती है, और यहाँ पर नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि धुआंधार प्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो यह जो है नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए परीक्षा दृष्टि से। और ये क्या होता है, तो जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी जो है गहरे गाज से बहती है, और यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, और जब तीव्र ढाल से गिरती है तो वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा द्रोणी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। इसका मतलब है कि नर्मदा बेसिन या नर्मदा और इसकी सहायक नदियाँ जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में ही मुख्यतः बहती हैं। और फिर है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामक एक योजना प्रारंभ की गई है। और इसको जो है आपको गूगल करके इसका वर्ष जो है पता कर लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नमामि देवी नर्मदे किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। तो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। आपको वर्ष आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो वर्ष आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर ताप्ती द्रोणी या तापी द्रोणी। तो ताप्ती द्रोणी या तापी द्रोणी के बारे में समझते हैं। तो तापी का उद्गम कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में। तो सतपुड़ा श्रृंखला है, और वहाँ से जो है तापी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। यहाँ भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में स्थित है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब हम तापी और नर्मदा नदी को देखते हैं तो ये जो है विंध्य पर्वत हो गया, ये विंध्य पर्वत हो गया, और इसके बीच में बहती है नर्मदा नदी, और इसके इधर साइड हो गया सतपुड़ा। तो प्रश्न पूछा गया था कि सतपुड़ा और विंध्य नदी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो ये बात बिल्कुल सही था। और वहाँ पे जो है, हालांकि जो नर्मदा नदी वाला ऑप्शन वो गलत दिया हुआ था, वो लिखा था सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, तो सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ये ताप्ती बहती है। अभी हम फिगर में भी देख लेंगे एक बार। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। ये आपको चारों नाम पता होना चाहिए। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, तो नर्मदा तापी तो हो ही गया, और उसके अलावा साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार, ये नाम आपको याद होने चाहिए। और माही नदी की क्या खास बात है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और हमने जो है आपको विश्व भूगोल की क्लास में जो पढ़ाया था कि एक नदी है कांगो नदी, जिसको कांगो या जायरे नदी बोलते हैं। तो कांगो या जायर नदी ये जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी भूमध्य रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। मान लीजिए भूमध्य रेखा, तो नदी कुछ ऐसा बह रही है, यानी एक बार यहाँ पे काटा, फिर यहाँ से आके यहाँ पे काटा, ऐसे कुछ माही नदी जो है कर्क रेखा के साथ में करती है। और लिम्पोपो नदी है, तो जब मकर रेखा की बात आती है, मकर रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोदावरी द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी द्रोणी जो है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ध्यान रखना है, गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। और गोदावरी द्रोणी का हम यहाँ पे देख ले, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है आपको पता होना चाहिए, पूछा गया है परीक्षा में कई बार, महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और महाबलेश्वर कहाँ पे, तो नासिक जिले में है, पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। और स्थान हमने आपको बता दिया गोदावरी नदी का, तो गोदावरी नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। अगर बात की जाए तो 1465 है लगभग, मतलब कुल लंबाई इसकी 1465 है और लगभग में 1500 दिया गया, तो इसको मान सकते हैं। यहाँ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, तो जो है गोदावरी का हो जाएगा। और महाराष्ट्र में इसका जो 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। और द्रोणी का मतलब होता है कि सहायक नदियों को मिला के बोला जा रहा है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे याद रखिएगा नाम पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो है गोदावरी नदी को जो हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। तो दक्षिण गंगा हम बोलते हैं गोदावरी को। और साथ में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा। और इसका आपको जो है नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको आगे दिक्कत होगी, आपको इतना समय नहीं रहेगा रिवाइज करने के लिए। फिर है महानदी द्रोणी। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। तो आपको ध्यान रखना है कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। और अगर हम बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में स्थित है। और अगर हम बात करें तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, बांध के बारे में पूछा गया था कि बांध जो है, और ये पीआरटी परीक्षा में पूछा गया था भूगोल। तो आपने भूगोल के अगर पीआईक्यू का सेशन देखा, जो आपको हमने 1500 प्रश्नों का जो श्रृंखला दिया, उसमें जब आप पीआरटी के प्रश्न भूगोल को देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेगा कि महानदी के बारे में, कि इनमें से कौन सा जो बांध महानदी पर स्थित है, उसमें एक से अधिक आंसर था, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। और ये हमने कई बार बता चुके हैं कि जो आपका चाहे जो सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे वो पीआरटी में पूछा गया, चाहे वो पीजीटी में पूछा गया, दोनों का स्तर एक ही है, समान है और वो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है पीआईक्यू की अगर बात की जाए। फिर है कृष्णा द्रोणी। तो कृष्णा द्रोणी के बारे में हम समझते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया है। और जो गोदावरी द्रोणी है या गोदावरी नदी है, तो गोदावरी बेसिन की बात करें तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर से, ये हमसे गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। तो त्रिम्बकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं भूल गया आप मत भूल जाइएगा। तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो इसका द्रोणी स्थित है। और यहाँ पे बात की जाए तो मूसी नदी है। मूसी नदी के जो है तट पे कौन सा शहर स्थित है, तो हैदराबाद। ये आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद जो किस पे स्थित है, मूसी नदी पे स्थित है। फिर कावेरी द्रोणी पे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। कावेरी द्रोणी जो है, कावेरी नदी इसका मुख्य भाग हो गया। तो कावेरी जो है कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, बहुत महत्वपूर्ण, ब्रह्मगिरी पर्वत से या ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है कावेरी नदी। और आप इसको याद रख सकते हैं कि कावेरी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है दक्षिण भारत की। अगर हम बात करेंगे तो उस हिसाब से आप जो है उस सेंस में आप ब्रह्मा जी से रिलेट करके आप जो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी याद रख लीजिएगा। और अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा जो है महाबली थे, तो कृष्णा से जो है महाबलेश्वर याद रखिएगा और गोदावरी को जो है त्रिम्बकेश्वर से याद रख लीजिएगा, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और फिर अगर हम बात करें कावेरी द्रोणी की, तो जो है तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये भी हमने देख लिया, लंबाई 760 किलोमीटर है, तो आपने देख लिया। और साथ में जो कावेरी नदी की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ आपको पता होना चाहिए। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी जो है ये सहायक नदियाँ हैं कावेरी द्रोणी की। और इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पूरा नदी तंत्र सहायक नदियों को मिलाकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। आइए, इससे भी प्रश्न पूछा गया था जो हमने आज डिस्कस किया था। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसे शिव सुंदरम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है।
तो यहाँ पे जो प्रपात जो है उसके द्वारा जो विद्युत उत्पादित किया जाता है तो मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। और ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। और इसके अलावा जो है कावेरी जो है और शिव समुद्रम जो है, एक हिसाब से आप ये भी ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम जो एक मतलब नदी द्वीप या कावेरी 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है, शिव समुद्रम, श्रीरंगम और सेरिंगपट्टनम, 3 आप ध्यान रखिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार गोल्ड फील्ड की बात की जा रही है। कोलार गोल्ड फील्ड की बात हो तो रॉकी भाई का नाम आपको याद ही आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती हैं, तो जो पूर्व की तरफ जो बहती है नदियाँ जो महत्वपूर्ण है, दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और इनके बारे में हम आगे आपको जियोग्राफी बिहार स्पेशल में करा देंगे, क्योंकि बिहार के आसपास जो भी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। तो दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। फिर आते हैं, आइए हम पहले एक बार मैप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी को। तो ये अमरकंटक से निकलते हुए ये नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिर रही है। फिर तापी नदी जो है ये गिर रही है। और नर्मदा नदी, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका सतपुड़ा हो गया, और नर्मदा नदी के उत्तर में यहाँ पे विंध्य पर्वत हो गया। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है तापी नदी। और फिर यहाँ पे बात किया जाए महानदी को आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे चिल्का झील देख पा रहे हैं। तो चिल्का झील जो है खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और चिल्का झील जो है भारत का पहला रामसर स्थल भी था। फिर यहाँ पे कोलोरी झील है। तो कोलोरी झील आपको नाम पता होना चाहिए कि जो कोलोरी झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा पुलिकट झील, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोलोरी झील कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एग्जामिनर जो है ये चित्र देख के ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो सब सोचते हैं कि क्या छात्र ने सही से पढ़ा है कि नहीं, और सही से पढ़ने का मतलब होता है क्या मानचित्र का अध्ययन किया गया है या नहीं। पुलिकट झील के देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश, एपी लिख दे रहा हूँ, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, कृष्णा। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, तो कृष्ण किसके सारथी थे, तो अर्जुन के थे, और अर्जुन के पास नागपाश था। तो उस तरीके से आप नागार्जुन सागर, अर्जुन है तो कृष्णा से संपर्क कर दीजिए, हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गोदावरी नदी का आप देख पा रहे हैं, गोदावरी नदी। और फिर यहाँ पे जो है इसके अलावा आप यहाँ नर्मदा हो गया, और यहाँ पे जो पेन गंगा नदी ये सब इसकी सहायक नदी होगी। और निजाम सागर जो है किस पे स्थित है, तो निजाम सागर जो है, निजाम सागर जो बांध है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और फिर यहाँ पे जो कावेरी नदी के बारे में बताया गया है, तो कावेरी नदी का आप देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें लंबाई, आप देख लीजिए, तो गोदावरी नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तीनों में पूछेगा तो गोदावरी नदी, गोदावरी से जो है कम लंबी कृष्णा है, और कृष्णा से भी कम लंबी जो है ये कावेरी नदी है। तो आप देख पा रहे हैं। और एक बार यहाँ पे आप समझ लीजिए, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जो ये पार्ट है इसको हम पाक जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। और पाक जल संधि जो है ये श्रीलंका को जो है भारत से अलग करती है। और इसके अलावा जो है भारत को जब हम बोलते हैं कि प्रायद्वीप हो, तो पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 भाग से जल से घिरा हो। ये वाला क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी कहला रहा है, ये वाला क्षेत्र अरब सागर का पार्ट है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये हिंद महासागर का पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंद महासागर। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि भारत ये प्रायद्वीप क्यों कहलाता है, क्योंकि ये 3 तरफ जो है जल से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और कल मैंने आपको बताया भी था कि जो है इनको कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है आपस में। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित था, तो यहाँ पे स्थित था, इसके बारे में हमने देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे जो है बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। तो ये भी हमने जो है विश्व भूगोल की कक्षा में समझा था कि जो कैस्पियन सागर है,
तो कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। पूछा जाए वैसे देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और इसकी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से इसको हम सागर बोल देते हैं, कैस्पियन सी बोल देते हैं। और इसके अलावा मृत तथा अराल सागर, ये भी सब जो क्या है, ये वास्तव में ये झील है, लेकिन बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। तो कैस्पियन झील, मृत झील और अरल झील, इनको हम क्या बोलते हैं, कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। और अरल सागर जो है हमने आपको बताया था कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो है सीमा पर स्थित है। और कैस्पियन सी के बारे में भी हमने आपसे बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा ये झील है एक हिसाब से। और मृत सागर के बारे में आपसे बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है लवणता वाला झील है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला जो है ये सागर है। और अगर लेक की बात करें, झील की बात करें कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील कौन सा पूरे विश्व में, तो उस लेक का नाम है वोनगोलू। वोनगोलू अजीब सा नाम है, वोनगोलू, और ये तुर्की में स्थित है। और इसकी जो है सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खारा है ये। और फिर यहाँ पे जो है हमने चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलोरी झील के बारे में देख लिया, वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लोकटक झील के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। और लोकटक झील मणिपुर में जो है एक यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ इस्टेब्लिश है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही अजीब संरचना है। और इसको जो देखता है पहली बार वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि इसमें जो नदी के ऊपर एक पूरा सेटअप जो है, एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। और यहाँ पे जो एक क्या नाम है, हिरन पाया जाता है जिसको सांगाई डियर बोला जाता है। सांगाई डियर, इसको नाचने वाला हिरन भी बोला जाता है, जो पाया जाता है लोकटक झील में। और कहाँ पे पाया जाता है, तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो लोकटक झील में स्थित है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये कब देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1985 में, ध्यान रखना है। और गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था 1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तो NRCP कब आया था, तो 1995 में आया था। और गंगा एक्शन प्लान कब आया था, तो 1985 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नदी प्रदूषण के बारे में दिया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपसे। फिर आते हैं प्रश्न में, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो हमने पढ़ा है कि वुलर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और हमने साथ में देखा कि वुलर झील जो है चाप झील या ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। तो गोखुर झील भी जिसको बोलते हैं। और दूसरा गोखुर झील हमने पढ़ा था बिहार में जो है बेगूसराय में जो है कंवर झील। उसके बाद नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी का हमने देखा था अमरकंटक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सांभर जो कि राजस्थान में स्थित है, ये लवणीय जो है जल वाली झील है। फिर बात करते हैं कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है, तो हमने देखा सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो गोदावरी है। और फिर कौन सी नदी इसमें भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा आपका तापी। और तापी के अलावा नर्मदा। और ये पांचों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन पांचों प्रश्नों को जो है समझ के जाइएगा। हमने आपको सही आंसर इसका बता दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी लोग जो है क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके हमारा जो है यहाँ पे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमको फीडबैक मिलता है कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं क्या वो सफल हुआ कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं। और साथ में आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।